Very good morning, dear students. We are up to the last lecture. We are going to take up the last lecture of halogen family. तो पी ब्लॉक चैप्टर में हम हैलोजन फैमिली पढ़ रहे थे कल के वीडियो में। तो आज हम हैलोजन फैमिली का लास्ट लेक्चर पढ़ेंगे। इसमें हम सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस के बारे में पढ़ेंगे, फिर ऑक्सो एसिड जो हैं हैलोजन के उनके बारे में पढ़ेंगे, उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में पढ़ते हैं। ग्लॉबर ने 1648 में कॉमन सॉल्ट को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रिपेयर करा था और पहले NaCl H2SO4 के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट या बायसल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड देता है। फर्दर जो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट है ये फिर से सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके सोडियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड देता है। यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो मिलता ही है, साथ में दो सीरीज ऑफ सॉल्ट्स मिल जाते हैं, टू सीरीज ऑफ सॉल्ट, यानी कि एक सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और एक सोडियम सल्फेट मिल जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस जो यहाँ पे इस मेथड से मिलती है, ये आपका NCERT का मेथड भी है। तो इसको ड्राई करना होता है, वाटर के ऊपर कलेक्ट करते हैं। तो ड्राई करने के लिए इसके लिए कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के ऊपर से इसको अगर पास कर दें तो ये ड्राई हो जाती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये कलरलेस पंजेंट स्मेलिंग गैस है, इजीली लिक्विफाई हो जाती है और लिक्विफाई होने के बाद ये कलरलेस लिक्विड भी दे देती है और फ्रीज कर दें तो कलरलेस सॉलिड भी दे देती है। वाटर में हाईली सॉलेबल है और इसकी एक्वस सॉल्यूशन को यस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस की एक्वस सॉल्यूशन को हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहा जाता है। यानी कि जो लिक्विड फॉर्म में HCl एसिड होता है वो HCl गैस की एक्वा सॉल्यूशन होती है। केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो सबसे पहले तो हमें यही बताना चाहिए कि ये एसिडिक नेचर है इसकी। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को वाटर में पुट करेंगे तो हाइड्रोनियम आयन मिलेगा। तो इसका Ka इज़ फेयरली लार्ज। Ka जितना लार्ज होता है एसिड उतना ही स्ट्रांग होता है। Ka क्या होता है? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ Ka स्ट्रॉन्गर इज द एसिड। तो ये हाई वैल्यू इंडिकेट करती है कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये अमोनिया के साथ रिएक्ट करके बेस बना देता है अमोनियम क्लोराइड, सॉल्ट बना देता है अमोनियम क्लोराइड, नॉट बेस। अमोनिया बेस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो एक एसिड है। एसिड और बेस रिएक्ट करके एक सॉल्ट बना देते हैं अमोनियम क्लोराइड। और मेटल के साथ ये ऑलमोस्ट सब मेटल के साथ रिएक्ट करके कर जाते हैं। और जो हाइड्रोजन के ऊपर मेटल होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, उनके साथ ये रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को और क्लोराइड्स उनके रिस्पेक्टिवली बना देते हैं। जैसे जिंक का जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, मैग्नीशियम का मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, आयरन का फेरस क्लोराइड हाइड्रोजन गैस। तो बहुत ही लोअर क्लासेस में आपने ये पढ़ा होगा। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो HCl है ना, कॉन्सेंट्रेटेड HCl है ना, जो जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो D&F ब्लॉक में KMnO4 पढ़ा था और पोटाशियम डाइक्रोमेट पढ़ा था, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। उनके साथ रिएक्ट करके क्लोरीन गैस को प्रोड्यूस कर देता है। और सो फार एज रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड इज कंसर्न, हमने नाइट्रिक एसिड के टॉपिक में पढ़ा था कि अगर 3 हिस्से HCl के और एक हिस्सा कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का मिक्स कर दें तो एक्वारीजिया बन जाता है। तो ये एक्वारीजिया नोबल मेटल जैसे कि प्लैटिनम और गोल्ड को अपने में डिज़ोल्व करके उनके कम्प्लेक्स सॉल्ट बनाता है। तो इसके लिए आप नाइट्रिक एसिड वाला लेक्चर जो है वो रेफ़र कर सकते हैं। ये सॉल्ट ऑफ वीक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड मतलब जैसे ये Na2CO3 है, तो इसका जो CO3 पार्ट है ये कार्बोनिक एसिड से आया है, H2CO3। और जो सोडियम पार्ट है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से आया है। तो मतलब ये जो सॉल्ट है Na2CO3, ये सॉल्ट है वीक एसिड का, क्योंकि कार्बोनिक एसिड जो है वीक एसिड है, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है रिएक्शन विद सॉल्ट ऑफ वीक एसिड। तो सोडियम कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्ट करके NaCl वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, बहुत ही लोअर क्लासेस में ये बताना शुरू कर देते हैं कि
कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स जब स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इवॉल्व करते हैं, ठीक है? और सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड को इवॉल्व करते हैं। कैल्शियम फास्फाइड के साथ रिएक्ट करके ये फॉस्फिन गैस को प्रोड्यूस करते हैं। और Na2S2O3 के साथ रिएक्ट करके ये रिएक्शन सल्फर डाइऑक्साइड में भी आया था, सल्फर डाइऑक्साइड की प्रिपरेशन करते वक्त। तो Na2S2O3 HCl के साथ रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर को प्रेसिपिटेट करता है। तो ये रिएक्शन हमने कल के वीडियो में पढ़ा था कहीं पे, ठीक है? तो आप वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। मैं इसको या थोड़ा सा टिल्ट कर दूँ कैमरे को। ओके, जस्ट 1 मिनट है। फाइन, ओके। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, सिल्वर नाइट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके सिल्वर क्लोराइड के वाइट प्रेसिपिटेट देता है। लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करके लेड क्लोराइड के वाइट प्रेसिपिटेट मिलते हैं। और मरकरी के नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करके मर्क्यूरस क्लोराइड के वाइट प्रेसिपिटेट मिलते हैं। मतलब ये वाइट प्रेसिपिटेट देता है। यूजेस आप मैनेज कर सकते हो। ये मेटल क्लोराइड बनाने के काम आता है, क्लोरीन गैस बनाने के काम आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये अमोनियम क्लोराइड बनाने के काम आता है। ये ग्लूकोज, जब हम कॉर्न स्टार्च की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो उसे ग्लूकोज बनाने के काम आता है। यूजेस यू कैन मैनेज फेयरली, मतलब यू आर वेरी मेच्योर नाउ 12th स्टैंडर्ड में। यूजेस तो मतलब बहुत आसान सी चीज़ होती है। आयरन की शीट को साफ़ करने में हेल्प करता है, डाइज़ वगैरह बनाने में, और शुगर इंडस्ट्री में काम आता है। एक्वारीजिया, अभी मैंने बताया कि एक्वारीजिया नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का से मिलके बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड से मिलके बनता है। अभी अभी मैंने बताया कि 3 पार्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के और 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड का मिलके एक्वारीजिया बनाते हैं। इसके अलावा ये बोन्स में से ग्लू को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। और मेडिसिन मेडिसिन्स में भी HCl का यूज़ होता है और ये लेबॉरेटरी रिएजेंट के तौर पे काम होता है। अब हमारे पास है ऑक्साइड्स ऑफ हैलोजेंस, या आप कह सकते हैं कि हम इनके एसिड्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले चार्ट में हेलिक 1 एसिड लिखा है जिसे हाइपोहेलिस एसिड कहते हैं। इसमें HOF को हाइपोफ्लोरस एसिड कहते हैं, HOCl को हाइपोक्लोरस एसिड, HOBr को हाइपोब्रोमस एसिड, HOI को हाइपोआइडस एसिड। हाइपोफ्लोरस एसिड ज़्यादा स्टेबल नहीं होता। यहाँ पे ब्रैकेट में 1 लिखा हुआ है क्योंकि इसमें हैलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +1 है। हैलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +1 है। तो फुलरीन का एक ही कंपाउंड है पूरी दुनिया में, हाइपोफ्लोरस एसिड, जहाँ पे फुलरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +1 होती है। हेलिक 3 एसिड, हेलिक 3 एसिड को हेलस एसिड कहते हैं। इसमें सिर्फ क्लोरस एसिड ही है हमारे पास, और क्लोरस एसिड में क्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 है, इसीलिए यहाँ पे ब्रैकेट में 3 लिखा हुआ है। मतलब आप इसे क्लोरिक 3 एसिड या क्लोरस एसिड लिख सकते हैं। हेलिक 5 एसिड या हेलिक 5 एसिड या हेलिक एसिड। HClO3, क्लोरिक एसिड, ब्रोमिक एसिड, आयोडिक एसिड, इसमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। हैलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +5 है। मतलब एक हैलोजन एसिड आपको +1 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला मिल गया, एक +3 वाला मिल गया, एक +5 मिल गया। और हेलिक 7 एसिड जो है, या जिसे पर हेलिक एसिड कहते हैं, इसमें हैलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +7 है। फ्लोरीन के ये वाले एसिड जो है नहीं होते। पहला जो हाइपोफ्लोरस एसिड है वो भी स्टेबल नहीं है। HClO4
को पर क्लोरिक एसिड कहते हैं, HbRO4 को पर ब्रोमिक एसिड कहते हैं। इसमें ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है और पर आयोडिक एसिड में आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +7 है। इसका मतलब क्लोरीन है जिसमें चारों ऑक्सीडेशन स्टेट्स वाले एसिड्स मिल जाते हैं। लाइक हाइपोक्लोरस एसिड में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। क्लोरस एसिड में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +3 है। क्लोरिक एसिड में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +5 है और पर क्लोरिक एसिड में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +7 है। इनके सबके स्ट्रक्चर्स बताए हुए हैं। ये सारे के सारे जो हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है सबकी सबकी। तो सबसे पहले HOCl पे आ जाते हैं। तो क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 3 इसमें लोन पेयर है, एक इलेक्ट्रॉन ये OH के साथ शेयर कर लेती है। तो इसका स्ट्रक्चर जो है लीनियर हो जाएगा। ठीक है, बेंड करके आपको लग रहा है पर इसको लीनियर ही कहते हैं। ओके, फिर हमारे पास क्लोरस एसिड है। क्लोरस एसिड जो है HClO2 होता है, HClO2। तो 2 लोन पेयर हैं, मतलब जैसे इसमें 3 लोन पेयर थे, इसमें 2 लोन पेयर हैं, एक ऑक्सीजन बढ़ गई। ये हाइपोक्लोरस एसिड HClO है। इसमें एक ऑक्सीजन को ऐड करोगे हाइपोक्लोरस एसिड से, क्लोरस एसिड बन जाएगा। एक ऑक्सीजन बढ़ जाएगी, उसको डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा देना है। एक ऑक्सीजन और बढ़ा दोगे तो HClO3 यानी कि क्लोरिक एसिड बन जाएगा। अब डबल बॉन्डेड एक ऑक्सीजन और लगा दो, लोन पेयर एक रह जाएगा। फिर इसमें एक ऑक्सीजन और ऐड करने पे ये पर क्लोरिक एसिड HClO4 बन जाएगा। तो अब इसकी पास कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जब एक ऑक्सीजन है तो 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जब 2 ऑक्सीजन है 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जब 3 ऑक्सीजन है 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जब 4 ऑक्सीजन है तो कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो देखा जाए तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। पर क्लोरिक एसिड जो है वो टेट्राहेड्रल है। पर क्लोरिक एसिड टेट्राहेड्रल है। इसमें एक लोन पेयर है तो इसको पिरामिडल बोलेंगे। इसमें 2 लोन पेयर हैं, इसको वी शेप बोलेंगे। इसमें इसको पिरामिडल शेप बोलेंगे और इसको लीनियर शेप बोलेंगे। चलो मैंने शेप्स भी बता दी चलते चलते। तो आपने देखा है कि ब्यूटी जो है ये जो हैलोजेंस के ऑक्सो एसिड्स हैं, ब्यूटी इसकी ये है कि क्लोरीन है जो सारे के सारे ऑक्सीडेशन स्टेट वाले एसिड्स बनाता है और हाइपोक्लोरस एसिड में एक ऑक्सीजन ऐड करने से क्लोरस एसिड बन जाता है। क्लोरस एसिड में एक ऑक्सीजन ऐड करने से क्लोरिक एसिड बन जाता है। क्लोरिक एसिड में एक ऑक्सीजन ऐड करने से पर क्लोरिक एसिड जो है वो बन जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। गॉट इट बच्चा? ओके। तो आगे हमने ये बताना है कि HOCl यानी हाइपोक्लोरस एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन हाइपोब्रोमस एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन हाइपोआयोडस एसिड। तो इसका ये रीज़न है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ वाइट पेपर पे। तो हमने एसिडिक स्ट्रेंथ इनकी कंपेयर करनी है। हाइपोफ्लोरस एसिड हमने लिया ही नहीं क्योंकि वो लीस्ट स्टेबल है, अनस्टेबल है, तो उसको कंपेयर ही नहीं करना। तो HOCl इज मोर स्ट्रॉन्गर देन HOBr इज मोर स्ट्रॉन्गर देन HOI। रीड क्या करना है? हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोब्रोमस एसिड, हाइपोआइडस एसिड। तो इसको हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर एक्सप्लेन किया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसा है कि HOCl की बात करें तो ऑक्सीजन जो है और क्लोरीन दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैं और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज़्यादा है। ये क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, और ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इंक्रीज कर जाएगी।
लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं अट्रैक्ट कर पाएगी बिकॉज़ ऑफ द रीज़न कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी कंपेरेबल है ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर 3.5 होती है तो क्लोरीन की 3 होती है। तो ऑक्सीजन जब क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा नहीं अट्रैक्ट कर पाती, तो वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है और ये बॉन्ड वीक हो जाता है, तो H का रिलीज़ होना ईज़ियर हो जाता है। सो HOCl जो है वो स्ट्रॉन्गर एसिड है। मैं अब व्हाइट पेपर पे बताता हूँ आपको। तो ऑक्सीजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी कंपैरेबल है। फिर भी ऑक्सीजन क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। पर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो पाती। तो ऑक्सीजन फिर क्या करता है? हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। एज ए रिजल्ट आयनाइजेशन हो जाती है। हाइड्रोजन प्लस जो है वो रिलीज हो जाता है। तो HOCl यानी कि जो हाइपोक्लोरस एसिड है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हो गया अमंग्स हाइपोहेलस एसिड। आगे HOBr पे आ जाते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस देन 3 है। ठीक है? तो अब ऑक्सीजन इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा ब्रोमीन के, और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अब चूँकि ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है क्लोरीन के कंपैरेटिवली, तो इसके इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेगा और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को उतना फिर अट्रैक्ट कंपैरेटिवली HOCl के कंपैरेटिवली उतना नहीं अट्रैक्ट करेगा। तो वाटर के अंदर ये भी H प्लस को रिलीज करेगा, लेकिन कंपैरेटिवली स्लो हाइड्रोनियम आयन बन गया वाटर के अंदर। तो ये कंपैरेटिवली स्लो रिएक्शन है। तो इसका मतलब कि ये हाइपोब्रोमस एसिड जो है वो वीक एसिड है अमंग्स हाइपोहेलस एसिड। और अगर HOI की बात करें तो फिर आयोडीन के इलेक्ट्रॉन को तो ये बहुत ही ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और H का रिलीज़ होना थोड़ा और डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये हाइपोहेलस एसिड में वीकेस्ट एसिड है। इस तरह से HOCl जो है स्ट्रॉन्गर देन HOBr, स्ट्रॉन्गर देन HOI। लेकिन HOF को हमने नहीं लिया बिकॉज ऑफ द रीज़न कि वो ही अनस्टेबल सा एसिड है। ठीक है, गॉट इट? ओके। ऑक्सीडाइजिंग पावर पे बात करते हैं। पहली बात तो ये OCl नेगेटिव आया कहाँ से? मैंने अभी अभी बताया आपको कि जब हाइपोहेलस एसिड को वाटर में पुट करते हैं तो OCl नेगेटिव, OBr नेगेटिव, और इसमें वाटर में पुट करेंगे तो OI नेगेटिव आएगा, है ना? बताया ना अभी आपको। तो ये OCl नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन करता है और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 1.61 वोल्ट है। और ये जो हाइपोब्रोमाइड आयन है, ये भी इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कंपैरेटिवली कंपैरेबल है। और हाइपो आयोडाइड जो है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और भी कम है। इससे ये पता चलता है कि जो हाइपोब्रोमाइट और हाइपोक्लोराइट आयंस जो हैं इक्वली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कंपेरेबल है। और ये यहाँ पे लिखा हुआ है, सरप्राइजिंगली हाइपोब्रोमाइट आयन एंड हाइपोक्लोराइट आयंस आर इक्वली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दिस इज सपोर्टेड बाय देयर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कंपेरेटिवली मतलब कंपेरेबल है। अब पर हेलेट्स की बात कर लेते हैं। पर हेलेट्स क्या होते हैं? पर हेलेट्स होते हैं जैसे आपके पास HClO4 एसिड था, पर क्लोरिक एसिड था, ठीक है? तो उसमें से H प्लस निकल जाता है तो पीछे क्या बच जाता है? ClO4 नेगेटिव बच जाता है। तो ये पर ब्रोमेट है, ये पर आयोडेट है, ये पर क्लोरेट है। ये भी इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, तो इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से ही पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन कौन रैपिडली गेन कर सकता है। तो जो
पर ब्रोमेट है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी जो है वो सबसे ज़्यादा है, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इससे ये पता चलता है कि जो ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात करें तो ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है ब्रोमेट की ज़्यादा है आयोडेट से, और आयोडेट की पर आयोडेट की ज़्यादा है पर क्लोरेट से। ठीक है, ये ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात होगी। लेकिन अगर इनके एनॉइन की स्टेबिलिटी को कंपेयर करें, ये कहाँ से आए, पहले तो ये यहाँ से आए। HClO4, ध्यान से देखिए, HClO4 को वाटर में डालेंगे, H प्लस ये वाटर को डोनेट करेगा, पीछे क्या बच जाएगा, ClO4 नेगेटिव। HClO3 H प्लस को लूज करेगा तो क्या बन जाएगा, ClO3 नेगेटिव। ठीक है, ये हाइपोक्लोरस एसिड है, ये क्लोरस एसिड है, ये क्लोरिक एसिड है, ये परक्लोरिक एसिड है। रिपीट करते हैं, हाइपोक्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड। रिपीट करते हैं, हाइपोक्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड। पीछे भी बताया था, HClO, हाइपोक्लोरस एसिड, ऑक्सीजन ऐड कर दो, हाइपो हटा दो, क्लोरस एसिड, ऑक्सीजन ऐड कर दो, 2 से 3 हो गया, क्लोरस को क्लोरिक एसिड कर दो, एक ऑक्सीजन और ऐड कर दो, क्लोरिक एसिड को पर क्लोरिक एसिड कर दो। यानी ये हाइपोक्लोरस एसिड है, ये क्लोरस एसिड है, ये क्लोरिक एसिड है, ये पर क्लोरिक एसिड है। तो हाइपोक्लोरस एसिड जब अपना H रिलीज करता है तो ClO नेगेटिव बच जाता है, तो मतलब हाइपोक्लोरस आयन है। क्लोरस एसिड जब अपना H प्लस लूज करता है तो ये क्लोरस आयन बन जाता है। क्लोरिक एसिड जब अपना H प्लस लूज करता है तो ये क्लोरिक आयन बन जाता है। ठीक है, और पर क्लोरिक एसिड जब अपना हाइड्रोजन रिलीज करता है या लूज करता है तो ये पर क्लोरेट आयन बन जाता है। तो सरप्राइजिंगली ये स्टेबिलिटी लिखा हुआ है, इस लाइन में लिखा है कि स्टेबिलिटी एनॉइन की इस ऑर्डर में है। एसिडिक स्ट्रेंथ इससे है, HClO4 की एसिडिक स्ट्रेंथ HClO3 से ज़्यादा है, इसकी HClOT से ज़्यादा है, HClO2 की HClO से ज़्यादा है, लेकिन एनॉइन की स्टेबिलिटी उलट ऑर्डर में है। तो चलिए इनको अंडरस्टैंड करते हैं कि ये कैसे होता है। देखिए, ये स्टेबिलिटी ऑइन की इंक्रीज कर रही है। ये कौन सा एनॉइन है, ClO4 नेगेटिव है, ये ClO3 नेगेटिव है, ये ClO2 नेगेटिव है, ये ClO नेगेटिव है। जो ClO4 नेगेटिव है, ये एनॉइन जो है सबसे ज़्यादा स्टेबल इसलिए है क्योंकि इसके साथ 4 ऑक्सीजन है, और ये जो डबल बॉन्ड है वो बारी बारी से डबल बॉन्ड जो है वो 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा है। ठीक है, वैसे तो परक्लोरिक एसिड का जो स्ट्रक्चर आपने किया था ये था, ये परक्लोरिक एसिड का स्ट्रक्चर था। तो अब इसमें से अगर H निकल जाता है तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ गया, लेकिन ये डबल बॉन्ड जो है यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे डॉटेड लाइंस लगाई गई हैं, डॉटेड लाइन लगाई गई हैं। तो इसके 4 बॉन्ड हैं तो 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, और जितनी ज़्यादा एनॉइन की स्टेबिलिटी होगी एसिड उतना ज़्यादा ही स्ट्रांग होगा। और जो एसिड स्ट्रांग होता है उनकी pKa वैल्यू जो है वो उतनी ही क्या होती है, कम होती है। तो HClO4 की pKa वैल्यू 1 है, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। अब ClO3 नेगेटिव जो है ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है, तो इसकी स्टेबिलिटी कम है, तो ये कम स्टेबल एसिड है, या इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम है। इसकी pK वैल्यू जो है वो -1.2 है। फिर उसके बाद pK वैल्यू जो है HClO2 की 2 हो गई, और हाइपोक्लोरस एसिड की 7.5 होगी। इसका मतलब कि
जैसे जैसे पीके वैल्यू इंक्रीज़ करती है, जैसे जैसे पीके वैल्यू इंक्रीज़ करती है, वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज़ करती है। पीकेए और केए वैल्यू एक दूसरे के ऑपोजिट होती हैं। मैंने बताया हुआ है आपको, पीकेए इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ केए होता है। केए ग्रेटर हो तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है, और पीकेए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? एसिडिक स्ट्रेंथ के। तो जितनी पीके वैल्यू कम होगी, उतना ही एसिड जो है वो क्या होगा? स्ट्रांग होगा। ये 10 है, -10, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। ये इवन के सल्फ्यूरिक एसिड से भी ज़्यादा स्ट्रांग है, जो परक्लोरिक एसिड है। तो लेसर द वैल्यू ऑफ पीकेए, स्ट्रॉन्गर इज द एसिड। HClO4 की पीके वैल्यू 10 है, HClO3 की -1.2 है। ये इंक्रीज कर गई, 10 से -1.2 रहेगी। फिर उसके बाद क्लोरस एसिड है, उसकी +2, और हाइपोक्लोरस एसिड उसकी +7.5। तो पीकेए वैल्यू जितनी ज़्यादा कम होगी, एसिड उतना ही स्ट्रांग होगा। और इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ दो तरीकों से एक्सप्लेन की जा सकती है। पहला, इनकी पीके वैल्यू याद कर सकते हो। दूसरा, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ग्रेटर द ऑक्सीडेशन स्टेट हायर इज द एसिडिक स्ट्रेंथ। तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड ऑफ सेम हैलोजन in different oxidation state. Acid strength of oxoacid of same halogen increases with increase in oxidation number of halogen. जिस हैलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जितना ज़्यादा है, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट है, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, इसका +5 है, इसका +3 है, और इसका +1 है। और यहाँ पे उल्टा इनके हाइड्रोजन को रिमूव करने के बाद जो इसका एनॉयन है, उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। अगर अब इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है तो ये H+ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर ये H+ को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो ये सबसे स्टेबल एनॉयन हो गया, और इसका जो एसिड है वो एक बार H+ को छोड़ देता है तो वो जल्दी उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। इसका मतलब परक्लोरिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। फिर से नाम बताऊं: परक्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड, क्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड। pKa is equal to minus log of Ka. Ka is directly proportional to acidic strength. Greater the value of Ka, stronger is the acid. And lesser the value of pKa, stronger is the acid. परक्लोरिक एसिड की जो pK वैल्यू है 10 है, 10 10 10 10। गॉट इट? ओके, चलिए आगे चलते हैं। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, ये बहुत इजी हैं। इंटर हैलोजन कंपाउंड में क्या होता है कि दो हैलोजन जब आपस में कंबाइन कर जाते हैं डिफरेंट टाइप के, तो उनको एक्स एक्स डैश के साथ लिखा जाता है। एक होते हैं, इनमें 4 कैटेगरीज हैं। एक्स एक्स डैश, इसकी एग्जांपल है ClF, BrF, BrCl, ICl, IBr, IF। फिर है एक्स एक्स डैश, हमने डैश डाल दिया 3, यानी कि एक हैलोजन जो है सेंट्रल एटम वो पहले लिखा हुआ है, साथ में उसके छोटा एटम हैलोजन का होगा या जिसका एटॉमिक मास कम होगा। जैसे Cl बड़ा एटम है साइज में भी और एटॉमिक मास में भी। उसके साथ 3 फुलरीन लगे हुए हैं, BrF3। और इसके बाद और एग्जांपल IF3 है, ICl3 है, इसका डायमर I2Cl6 है, XX5 डैश भी है, ClF5, BrF5, IF5। XX-7 में सिर्फ एक एग्जांपल है, IF7। ठीक है, इनका नॉमेनक्लेचर इनको बोलना कैसे है? जैसे इसको बोलना है BrCl को बोलना है तो इसको ब्रोमीन बोलो, इसको क्लोराइड बोलो, ब्रोमीन क्लोराइड। इसको बोलना है आयोडीन ट्राइक्लोराइड, आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड। अब यहाँ पे आ जाओ, क्लोरीन फ्लोराइड, ब्रोमीन फ्लोराइड, ब्रोमीन क्लोराइड, आयोडीन क्लोराइड, आयोडीन ब्रोमाइड, आयोडीन फ्लोराइड, क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड, ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड, आयोडीन ट्राइफ्लोराइड, आयोडीन ट्राइक्लोराइड, क्लोरीन पेंटाफ्लोराइड, ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड, आयोडीन पेंटाफ्लोराइड,
आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड, मैंने सारे ही बोल दिए। ठीक है, इनकी प्रिपरेशन तो लर्निंग है। प्रिपरेशन में हमने बताना है कि क्लोरीन और फ्लोरीन जो इक्वल वॉल्यूम में रिएक्ट करेंगे तो क्लोरीन मोनोफ्लोराइड बनेगा। क्लोरीन और फ्लोरीन अगर रिएक्ट करते हैं, फ्लोरीन एक्सेस में है तो क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड बनेगा। आयोडीन और क्लोरीन इक्विमोलर में लोगे तो आयोडीन मोनोक्लोराइड बनेगा। अगर क्लोरीन एक्सेस में ले लेते हो आयोडीन के साथ तो आयोडीन ट्राइक्लोराइड मिलेगा। इस तरह से आपने इनकी प्रिपरेशन करनी है। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो लार्जर हैलोजन को पहले लिखना है। जैसे ये आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड है तो आयोडीन लार्जर है, इसको पहले लिखना है और ये सेंट्रल एटम होता है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है और छोटे हैलोजन को बाद में लिखना है। ठीक है, और जो 5 और 7 वाले इंटर हैलोजन्स हैं उनको सिर्फ ब्रोमीन और आयोडीन ही बना सकते हैं और हेप्टाफ्लोराइड तो सिर्फ आयोडीन ही बनाता है और कोई भी हैलोजन जो है हेप्टाफ्लोराइड नहीं बनाता। जितने भी इंटर हैलोजन कंपाउंड होते हैं वो वैसे तो कोवलेंट होते हैं क्योंकि उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम होता है और जितने भी इंटर हैलोजन कंपाउंड्स होते हैं उनमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये डायमैग्नेटिक होते हैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इंटर हैलोजन कंपाउंड की हैलोजन्स के जिससे बने होते हैं उनके बीच में कहीं पे लाया करती हैं और ये वॉलाटाइल लिक्विड या सॉलिड भी हो सकते हैं, वॉलाटाइल लिक्विड हो सकते हैं या वॉलाटाइल सॉलिड हो सकते हैं, सिर्फ इनको छोड़ के। ClF को छोड़ के नहीं, क्लोरीन फ्लोराइड को छोड़ के, ब्रोमीन फ्लोराइड को छोड़ के, क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड को छोड़ के, आयोडीन पेंटाफ्लोराइड को छोड़ के, आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड को छोड़ के। इंटर हैलोजन कंपाउंड ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं क्योंकि इनके बीच में ये दोनों डिफरेंट होते हैं ना हैलोजन, तो इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ जाता है एज़ कम्पेयर टू प्योर के। प्योर में क्या होता है कि दोनों मतलब ये भी क्लोरीन है ये भी क्लोरीन है तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो कोवलेंट बॉन्ड बना है तो टूटने के चांसेस ही नहीं है। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होने की वजह से जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सपोज इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो आयनिक करैक्टर डेवलप हो जाएगा तो बॉन्ड जल्दी रप्चर हो जाएगा तो जल्दी टूट जाएगा तो स्टेबिलिटी तो इनकी रिएक्टिविटी जो है ज़्यादा होगी और स्टेबिलिटी कम होगी। और जो प्योर हैलोजन्स होते हैं और जैसे XX हो सकते हैं या XX डैश हो सकते हैं, BR हो सकते हैं, CL हो सकते हैं, ये स्टेबल होते हैं। थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें तो थर्मल स्टेबिलिटी यानी कि थर्मल स्टेबिलिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करती है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कैसा है। जैसे IF का आयोडीन और फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 1.5 है तो इसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ग्रेटर द स्टेबिलिटी। यहाँ पे ब्रोमीन क्लोराइड की इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस सिर्फ 0.2 है तो इसकी थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो सबसे कम है। व्हाट इज थर्मल स्टेबिलिटी? आई हैव टोल्ड यू इन ऑल द लेक्चर्स। थर्मल स्टेबिलिटी मीन जब आप इसको हीट करते हैं तो क्या ये स्टेबल रहते हैं या ब्रेक कर जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी आयोडीन फ्लोराइड की है। आपने ये ऑर्डर नहीं याद करना, आपने सिर्फ ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ग्रेटर इज द थर्मल स्टेबिलिटी। गॉट इट? उसके हिसाब से ClF जो है इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 1 है, IBr में 0.3 है तो नेचुरली ClF की स्टेबिलिटी IBr के कंपेरेटिवली ज़्यादा होगी। आई एम श्योर कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? इनकी आयनाइजेशन भी होती है। ICl जो है I+ और ICl2 नेगेटिव में डिसोशिएट करता है और ICl3 जो है आयोडीन ट्राइक्लोराइड जो है वो ICl2 प्लस ICl4 नेगेटिव में डिसोशिएट करता है। मतलब कैटायन भी देते हैं एनोयन भी देते हैं। तो ये जो कैटायन है कैथोड पे चला जाता है और कैथोड पे जाके ये इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। ठीक है, गेन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को गेन करके आय बन जाता है और फिर आय और आय कंबाइन करके क्या बना देते हैं, I2 बना देते हैं। और जो ICl2 नेगेटिव है ये इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और क्लोरीन ज्वाइन करके Cl2 बना देते हैं। ये किस पे होता है,
एनोड पे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर में बताया था कि रिडक्शन कैथोड पे होती है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैथोड पे होता है। तो ये इसमें ये लिखा हुआ है। तो ये जो ICl2 प्लस ICl4 नेगेटिव है, ये एनोड और कैथोड पे दोनों ही गैसेस को लिबरेट करते हैं, आयोडीन को भी और क्लोरीन को भी। हाइड्रोलिसिस की बात करें तो ICl को वाटर में पुट करने पे HCl और हाइपोहाइड्रेस एसिड मिलता है। ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड को वाटर में पुट करने पे हाइड्रोजन फ्लोराइड और ब्रोमिक एसिड मिलता है। ये अल्कली मेटल हैलाइड के साथ भी रिएक्ट करते हैं। जैसे ये KCl के साथ रिएक्ट करके आपको ये कम्प्लेक्स दे रहे हैं, ठीक है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट होते हैं और इतने अच्छे फ्लोरिनेटिंग एजेंट होते हैं कि बहुत सारे मेटल्स को, इवन के रेडियो एक्टिव मेटल को भी उनके हैलाइड में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे ये यूरेनियम का ऑक्साइड है, ये इंटर हैलोजन कंपाउंड के साथ करके फुलराइड में कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही यूरेनियम का ये टेट्राफ्लोराइड है, ये क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड इंटर हैलोजन कंपाउंड के साथ कंबाइन करके यूरेनियम का हेक्सा फ्लोराइड बन गया, ठीक है। स्ट्रक्चर्स की बात करें तो सारे चैप्टर में हम स्ट्रक्चर्स ही पढ़ते रहे हैं। XX डैश जो है कंपाउंड, ये लीनियर होते हैं और इनकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 होती है, ठीक है। और इनका जो स्ट्रक्चर है उसमें X और X डैश और इसके पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसके पास भी 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। XX3 डैश का स्ट्रक्चर, इनकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d होती है और ये टी शेप होते हैं या डिस्टॉर्टेड टी शेप होते हैं, राइट। और फाइनली हमारे पास है XX5 डैश का स्ट्रक्चर। ये sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है पर इसमें एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से इसकी ज्योमेट्री को डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कह देते हैं। वैसे ये ऑक्टाहेड्रल जैसी है लेकिन चूँकि इसमें एक ऑक्टाहेड्रल की जगह जो है लोन पेयर आ गई, तो इसको हमें कहना चाहिए डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, या आप इसे स्क्वायर पिरामिडल भी कह सकते हैं। फाइनली XX7 डैश IF7 का स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन sp3d3। तो IF7 पेंटागोनल बाइपिरामिडल होता है, ज्योमेट्री इसका एग्जाम्पल एक ही है इसकी IF7। सो दैट इज़ इट अबाउट द लेक्चर। बस ये चार्ट में बताया हुआ है कि X3 डैश में 3 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर और टोटल 5 इलेक्ट्रॉन पेयर और उनकी शेप के बारे में बताया, मतलब कि समराइज कर दिया है। यूजेस, इंटरहैलोजन कंपाउंड जो हैं नॉन एक्वस सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ किए जाते हैं और इनकी जो फ्लोरीन वाले इंटरहैलोजन कंपाउंड है बहुत ही यूज़फुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट होते हैं और ये UF6 बनाने के काम आता है, जो कि जिससे यूरेनियम 235 का फ्यूल भी बनता है। और इसके अलावा ये फिशन प्रोडक्ट्स जो हैं उनको रिमूव करने के काम आते हैं। फ्यूल रोड्स यूज़ करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में। मैं तो नहीं देखने गया न्यूक्लियर रिएक्टर को, ना ही मैंने देखा है। हाँ, मैंने एनिमेशन पिक्चर्स उसकी देखी हैं। तो वहाँ पे जो स्पेंट फ्यूल रोड्स होती हैं, उसमें जो फिशन प्रोडक्ट्स होते हैं वो हार्मफुल होते हैं। उनको रिमूव करने के लिए हम इंटर हैलोजन कंपाउंड्स को यूज़ करते हैं। जैसे प्लूटोनियम है। प्लूटोनियम एक क्या कहते हैं कि एक बाय प्रोडक्ट है, ठीक है। तो उसको रिमूव करना है, तो उसको रिमूव करने के लिए हम उसे इंटर हैलोजन कंपाउंड की हेल्प से प्लूटोनियम का टेट्राफ्लोराइड बना देते हैं ताकि ये वॉलाटाइल से नॉन वॉलाटाइल हो जाए और इसकी रेडिएशंस को थोड़ा कम किया जा सके। That is all so far as this lecture is concerned. So far as halogen family is concerned, we are left with only noble gases only. So far as P block chapter is concerned, I'm sure lecture is very very clear to you. Hope you understand this nicely. Have a nice day. Love you all.